हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 23 के अंतर्गत आज हम देखेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। भारतीयों के द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आज तक विश्व स्तर पर या बड़े स्तर पर किन ने योगदान दिया है जिससे मानव सभ्यता को एक नई दिशा या एक नया बल मिला है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ये सिलेबस में दिया है 3.3 में। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं तो आप उन्हें भी देखें। इसके अलावा पेपर थर्ड पार्ट ए के भी और लेक्चर अपलोड हैं तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो 3.3 में है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान। तो इसमें सिंपल सी बात यह है, हम उन्हीं साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने किसी विशिष्ट क्षेत्र पे खोज किया है, ये कार्य किया है, इसके अलावा शोध किया है उसके, और उस शोध से उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है। इतना डीप अपन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जानना है कि वो सूत्र का क्या महत्व है और उन्होंने क्या योगदान दिया है और उनका जन्म स्थान कहाँ है और किस तरह उन्होंने अपनी जो भी इन्वेंशन किया है उसको किस तरह उन्होंने दुनिया के सामने रखा और कैसे उसमें परिवर्तन आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि कणाद का, जिन्होंने अणु परमाणु के ऊपर अपना खोज किया था और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और काम किया था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रभास पाटन में हुआ था। और ये किसके अनुसार अपन बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं वायु पुराण के अनुसार। हालांकि आपको अगर जन्म ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद रहेगा तो आप अगर महर्षि कणाद के बारे में आता है तो आप थोड़ा सा जीवनी टाइप का ही अपन को पढ़ना है, तो इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ सकता है। तो इन्होंने किस चीज़ पर अपना विचार दिया था? तो परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने दिया, इसलिए इन्हें कणाद कहा गया, क्योंकि ये कणों का अध्ययन करते थे। कणों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और कणों को ही समझा। तो कणों के अंतर्गत जो भी परमाणु अणु थे, जितने भी कण थे, उन्हें उनके बारे में इन्होंने अपना विचार रखा, तो इसी की वजह से इन्हें क्या कणाद कहा गया। हालांकि एक ही विचार नहीं है, इनको कई इसके कणाद नाम जो इनका पड़ा, उस नाम के पीछे बहुत सारे थ्योरी देते हैं कि कोई इनके और थ्योरियाँ भी होती हैं जिन पे बताया जाता है कि इस वजह से इनको कणाद कहा गया। पर मुख्यतः ये माना जाता है कि इन्होंने परमाणुओं के प्रति या कण के प्रति अपना रुझान दिखाया और उन्हीं के लिए इन्होंने कार्य किया और उस पर ही खोज किया, तो इसलिए इन्हें क्या कणाद कहा गया है। इनकी रचना है जिसकी वजह से फेमस हुए, वो है वैश्लेषिक दर्शन, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ज्योतिषी टाइप का है, जिसके अंतर्गत परमाणु और अणु के बारे में विशिष्ट रूप से उन्होंने बताया और उन्होंने अपने जो भी उनको लगा कि पृथ्वी में परमाणुओं का अस्तित्व किस तरह से है या किस तरह से कार्य करता है, ये कण या पदार्थ में परमाणु परमाणु से मिलकर बने हैं, ये भी उन्होंने इसी चीज़ पे कल्पना की और लोगों को अपना चीज़ बताया। तो सबसे पहले हमारे इसी कणाद में आपको जन्म अगर याद हो सके तो रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि परमाणु तत्व के सूक्ष्म विचार इन्होंने दिया था, इसलिए इन्हें कणाद कहा गया। इसके अलावा उनकी रचना आपको याद रखना है कि वैश्लेषिक दर्शन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और वो किस पर आधारित है? तो वो है प्राचीन अणु वैज्ञानिकों में महर्षि कणाद का नाम अग्रणी है, जिन्होंने परमाणुवाद का प्रथम प्रवक्ता या व्याख्याकार कहा जाता है। यही है, परमाणुवाद का प्रथम प्रवक्ता या व्याख्याकार कह सकते हैं। ये परमाणुवाद जो दिया वो सबसे पहले कौन थे? तो महर्षि कणाद। तो इसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप उसको लिख सकते हैं, बाकी आप अपने से भी इस चीज़ों को और लिख सकते हैं। जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था, वैश्लेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, इसके अनुसार प्राकृतिक अणु में है तथा इसके समस्त पदार्थ अणुओं से ही बने हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ना ही इंद्रियों से इनका पता लगाया जा सकता। महर्षि ने अणुओं को मूल कण नामा दिया। बस ये इंपॉर्टेंट है, इनके अनुसार से जो प्रकृति है वो अणु में है और इसके समस्त पदार्थ किससे बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिले, जिसका अणु कहते हैं, और स्वतंत्र रूप से ये नहीं रह सकते और ना ही इन्हें अपन क्या जो भी इंद्रियां अपने उनसे महसूस किया जा सकता है। और इसी को उन्होंने क्या मूल कण नाम कहा। तो आपको सिर्फ ये रचना याद रखना है कि वैश्लेषिक दर्शन है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया, और इनको कणाद क्यों कहा जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख सको तो लिख सकते हो। इसके अलावा परमाणुवाद के प्रथम वक्ता थे या व्याख्याकार थे। इसके अलावा इन्होंने प्रकृति को वो अणु में माना और इसके सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अणुओं से निर्माण हुए हैं। जो दूसरे बड़े वैज्ञानिक हुए वो हुए आर्यभट्ट। ठीक है, इनका जन्म हुआ 398 शक सावंत के अनुसार से, और वैसे 476 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुसुमपुर, वर्तमान पाटन। और ये किस की वजह से अपन बता रहे हैं? तो ये आर्यभट्टनी ग्रंथ जो इन्होंने लिखा था अपना, उसके अनुसार से बता रहे हैं। वैसे भी महर्षि कणाद का जो था वो आपको अगर जन्म के बारे में, अगर इनकी व्याख्या के बारे में पूछा जाए कि कहाँ है, तो ये वायु पुराण के अनुसार से हमने महर्षि कणाद के बारे में बताया था। वैसे
आर्यभट्टनी के अनुसार से अपन ने आर्यभट्ट के बारे में बताया है कि वो कुसुमपुर में उनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। ये महान ज्योतिषी और गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। ये तीनों चीज़ों के बहुत अच्छा ज्ञाता थे, ये आपको याद होना चाहिए। संस्थान इन्होंने कहाँ काम किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो तीन फैक्ट हैं, इसके बाद तो बस उनकी जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से उनकी जो खोज थे वो वर्तमान या फिर भूतकाल या फिर जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं या भविष्य में जो भी कार्य होंगे उस पर किस तरह से विज्ञान एवं तकनीकी को बल दे रहे हैं अभी भी, तो वर्तमान के हिसाब से। तो आर्यभट्ट ने मात्र 25 वर्ष के आयु में आर्यभट्टनी ग्रंथ की रचना की थी। इनका विषय गणित और ज्योतिषी दोनों है। आर्यभट्टनी है उसमें क्या है, गणित और ज्योतिषी दोनों है। आर्यभट्टियम में कुल 121 श्लोक हैं। इसमें विषय अनुसार 4 खंडों में बांटा गया है: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलापाद। इन कृतियों को वर्गमूल घनमूल आदि का विवरण है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति व बीजगणित को प्रारंभ किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या दिया था, तो आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति बीजगणित को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, आर्यभट्ट को जाता है। और संख्या को अंकों और प्रतीकों के द्वारा प्रकट करने की रीति आर्यभट्ट ने ही पहले प्रारंभ की थी। तो ये दो फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने पाई का जो मान है 3.1416, ये 31 नहीं है, 3.1416 बताया था, जो आधुनिक गणना के एकदम निकट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पाई की गणना के बारे में सबसे पहले बताया था। और जो गोलापाद इनका एक भाग है उसमें खगोल विज्ञान का वर्णन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो खगोल विज्ञान का अध्ययन है वो किस पार्ट में दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। जो इनका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने आर्यभट्ट ने चपटी और स्थिर पृथ्वी के सिद्धांत को क्या किया, नकार दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, वह अपनी लंब पर एक तरफ झुकी और तिरछी है। ये इन्होंने इम्पोर्टेंट एक दिया था। तो ये इसके आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको इसके सारे जितने भी इन्होंने काम किया था ज्योतिषी में या गणितज्ञ में या खगोल शास्त्र में वो आपको याद होना चाहिए। पहली बात, इन्होंने त्रिकोणमिति बीजगणित को प्रारंभ किया, ये आपका फैक्ट पहला आपको याद होना चाहिए, कुछ याद हो ना हो। इन्होंने पाई की गणना की, दूसरा आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के जो स्थिर सिद्धांत था उसको नकारा। ये तीन चीज़ आपको याद होना चाहिए। और चौथी ये है कि इन्हीं के नाम पे हमारा जो पहला उपग्रह था इनके सम्मान पर ही छोड़ा गया था। तो ये हो गया आर्यभट्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद जरूर रखें। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो है नागार्जुन। इनका जन्म कहाँ माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में माना जाता है। हालांकि इनके जन्म के कुछ खास प्रमाण नहीं है, कुछ प्रमाण इनके ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण कौशल के जन्म को माना जाता है। इसके अलावा इनके जन्म में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं, क्योंकि उसी नाम के कई और भी वैज्ञानिक मिले या फिर उनकी रचनाएं मिली जो एक दूसरे को विरोधाभास प्रकट करते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इनका जन्म छत्तीसगढ़ में माना जाता है, पर कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये क्या थे, रसायन शास्त्र से जुड़े हुए थे, रसायन वैज्ञानिक थे। और ये धातुकर्मी और रस शास्त्री इनको कहते थे। ठीक है, तो उस टाइम के धातुकर्मी और रस शास्त्री कहते थे। धातुकर्मी मतलब धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, 7वीं सदी ईस्वी के प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में नागार्जुन की चर्चा की थी। जो चीनी यात्री है, कई बार पूछा जाता है कि हेनसांग कौन थे, तो ये चीनी यात्री थे। तो इनकी पुस्तक जो थी, जो इन्होंने लिखा था अपना पुस्तक, उसमें नागार्जुन के बारे में क्या किया था, चर्चा किया था, जिसकी वजह से नागार्जुन के बारे में आधुनिक भारत के लोगों को पता चल सका। और इनकी भी ग्रंथ थी जिसके बारे में बताया गया कि ये रसायन शास्त्री थी और इन्होंने किस तरह से विज्ञान के मतलब रसायन के क्षेत्र पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ से कहाँ चले गए, पाटलिपुत्र, क्योंकि उस टाइम पाटलिपुत्र बहुत ज़्यादा समृद्ध था, तो वहाँ जाना इनका इम्पोर्टेंट था और वहीं जाकर ये अपने ज्ञान का विकास कर सकते थे। तो वहाँ पहुँचकर इन्होंने अपने ज्ञान का विकास किया। इसके बाद इन्होंने बताया कि पारा तथा लोहा के निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है उसके धातु से। तो नागार्जुन में फैक्ट क्या है, तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। ये एक रसायन शास्त्री थे, इनको धातुकर्मी और रस शास्त्री कहते थे। और इसके सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में किया था। और नागार्जुन छत्तीसगढ़ से पाटलिपुत्र गए। आपको ये याद हो ना हो तो ना हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि पारा और लोहा का निष्कर्षण का ज्ञान इन्हीं को था और उन्होंने ही बताया कि कैसे निष्कर्षण किया जा सकता है। इसके बाद है वराहमिहिर। ये मध्य प्रदेश के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन सीधे 6 नंबर में आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। इनका जन्म है मध्य प्रदेश उज्जैनी, अभी का उज्जैन, कापिथला। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। तो आपको याद होना चाहिए 5वीं 6वीं शताब्दी
कि भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। खगोलज्ञ थे कौन? वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। और इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, पहला। दूसरा, ये चंद्रगुप्त के नवरत्नों में एक थे, और ये क्या थे, तो ये भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। इसके अलावा इन्होंने रचना क्या थी, तो इन्होंने लिया पंच सिद्धांतिका। 505 ईस्वी में इन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना की, और नवीन पंचांग का सूत्रपात किया। तो दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए, पंच सिद्धांतिका और नवीन पंचांग का क्या किया इन्होंने, सूत्रपात किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। मतलब इनका कंपैरिजन में कोई भी नहीं था, और ये बहुत ही फेमस थे। अपने पिता आदित्य दास से परंपरागत गणित और ज्योतिषी सीख कर इन क्षेत्रों में व्यापक शोध किया। मतलब इनके जो भी पिता थे आदित्य दास, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उसी शिक्षा के माध्यम से इन्होंने गणित और ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा शोध किया और नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। समय मापक घट यंत्र इंद्रप्रस्थ में लौ स्तंभ का निर्माण इन्होंने किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित और विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। तो एक तरह से वराहमिहिर मध्य प्रदेश से हैं, तो ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि वराहमिहिर कहाँ जन्म हुआ, मध्य प्रदेश उज्जैन। इसके अलावा 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनकी रचना पंच सिद्धांतिका और नवीन पंचांग के सूत्रपात। इसके अलावा जो आता है वो आता है इनका कि इन्होंने किस तरह से कहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, अपने पिता आदित्य दास से। इसके अलावा ये जो गुरुकुल बनाए थे वो उस टाइम का अद्वितीय था, और इनका जो निर्माण मतलब जो विकसित किया गया था वो कौन कौन से यंत्र थे, तो समय मापक घट यंत्र, इसके अलावा इंद्रप्रस्थ में लौ स्तंभ का निर्माण। इसके अलावा इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनहित को विज्ञान से जोड़ना, विज्ञान और गणित का ज्ञान कराना, ताकि वो अपने जीवन या भविष्य को बेहतर कर सकें। आगे हैं ब्रह्मगुप्त। इनका जन्म हुआ था 598 ईस्वी में, 598 ईस्वी में। ये अपन को तत्कालीन गुर्जर प्रदेश का जो इतिहास है उससे पता चलता है। जो भीनमाल ये जगह है, यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये प्रसिद्ध क्या थे, गणितज्ञ थे। और ये भी कहाँ से थे, वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन, वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त दोनों कहाँ के थे, उज्जैन के थे। और उज्जैन के जो प्रयोगशाला था वहाँ का क्या थे, ये प्रमुख थे उस टाइम। इनकी रचना क्या थी, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो खगोलीय पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत का संशोधित या परिवर्धित रूप था। तो आपको याद होना चाहिए ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, क्योंकि योगदान पूछा जाएगा तो जीवनी आपको याद हो ना हो, ये आपको याद होना चाहिए रचना। ठीक है। खगोल शास्त्र व गणित से संबंधित इनकी कृति कर्ण खंड खादक, ये दूसरा जो उनका था ये आता। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो खगोलीय पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत का क्या था, संशोधित या परिवर्तित रूप था। और खगोल शास्त्र व गणितीय से संबंधित उनकी कृति थी कर्ण खंड खादक, ये आपको याद होना चाहिए। दोनों चीज़ें यही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फैक्ट में अगर आप देखोगे तो अंकीय विश्लेषण के जनक कहे जाते थे। बीज गणित और ज्यामिति के विशेष योगदान है। गणितीय भास्कर ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये 3 फैक्ट हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इनकी 2 रचना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आप पूछा जाता है वराहमिहिर के बारे में, तो ये कहाँ के थे, वराहमिहिर कह रहा हूँ, ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ थे, भीमनाल जो गुर्जर प्रदेश थे वहाँ के भीनमाल जगह में इनका जन्म हुआ था। उज्जैन में इन्होंने जो गुरुकुल था उसके क्या थे, प्रमुख थे। ये 2 चीज़ आपके फैक्ट याद होना चाहिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि अब इनका योगदान पूछा जाएगा। तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने 2 रचनाएं की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और कर्ण खंड खादक, इन दोनों के आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका फैक्ट है तो ये अंकीय विश्लेषक के जनक कहे जाते थे। बीज गणित और ज्यामिति में विशेष योगदान था। ये इतना चीज़ आपको लिखना है 6 नंबर में, आपको इतना इनको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आप इनकी जीवनी को लिख सकते हैं, आसपास की जो भी चीज़ें हैं आपको जो अच्छा लगे उस टाइम, तो आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। आगे हैं श्रीनिवास रामानुज। ये अभी के हैं, मतलब वर्तमान में इनको आप जान सकते हैं, आधुनिक ही मान सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में इरोड तमिलनाडु में। महान भारतीय गणितज्ञ थे। विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, विश्लेषण और संख्या सिद्धांत। तो क्या था, भारतीय गणितज्ञ। इसके अलावा प्रसिद्ध किसमें कौन कौन से इनके लिए माना जाता है, तो एक लैंडा रामानुजन
स्थिरांक है, रामानुजन थीटा फलन, रामानुजन आभाज और रामानुजन योग, ये प्रसिद्धि इसी से मिला है। ये सारे सारे चीज़ इन्होंने जो उस टाइम दिया था। तो इनमें से आपको दो तीन भी याद रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बात तो रामानुजन एक गणितज्ञ थे, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। डायरेक्ट डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। प्रसिद्धि किसी ने मिला तो लैंडा रामानुजन स्थिरांक थीटा फलन और रामानुजन आभाज और योग, ये चार चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, जिससे आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी फैक्ट हैं वो छोटे मोटे फैक्ट हैं कि ये कहाँ पे काम किया और किस तरह से कार्य किए, तो उन्हें आप पढ़ा के भी लिख सकते हैं। उनमें से जैसे इम्पोर्टेंट था कुछ, आप इसके अलावा भी देख सकते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने संख्याओं से संबंधित अनेक कार्य किए। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो शोध काम किया ये आपको इम्पोर्टेंट है। 28 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो फेलो बना दिया गया यहाँ का। इसके अलावा बीजगणित के सूत्रों, पूर्ण संख्याओं, अनन्य श्रेणियों, सतत भिन्न एवं संयुक्त संख्याओं पर उनका कार्य सर्वदा उच्च रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें उसने किस क्षेत्र में काम किया, तो बीजगणित के सूत्रों में, पूर्ण संख्याओं में, अनंत श्रेणियों में, सतत भिन्न एवं संयुक्त संख्याओं पर उनका क्या कार्य सर्वदा उच्च रहा। तो आपको इतनी चीज़ें किसके बारे में याद रखना है, श्रीनिवासन रामानुजन। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे, भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत में बहुत वो किया। प्रसिद्धि इनको क्या मिला, तो रामानुजन स्थिरांक थीटा फलन, रामानुजन आभाज और योग। इसके अलावा इन्होंने किस क्षेत्र पर काम किया, तो बीजगणित के सूत्रों, पूर्ण संख्याओं, अनंत श्रेणियों, सतत भिन्न एवं संयुक्त संख्याओं पर उनका कार्य अलग से आप मेंशन कर सकते हो। तो इतना अपन को इनके बारे में याद रखना है। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो है आचार्य जगदीश चंद्र बसु। आप किसी भी वैज्ञानिक के जीवनी पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे, सिर्फ उनके जो कार्य है, क्षेत्र है और उन्होंने किस चीज़ पर खोज किया उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप उस क्षेत्र में जितना चाहें उतना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। इसके अलावा उनके खोज को आप जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जीवनी ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 30 नवंबर 1858 में पूर्वी बंगाल, ब्रिटिश भारत में। पूर्वी बंगाल बोले तो बांग्लादेश अभी का। इनका क्षेत्र था भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व और बंगला साहित्य। ये क्षेत्र आपको याद होना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में इनके महत्व और व्यक्तित्व को साबित करेंगे। प्रसिद्धि किस मिले, तो ये मिलीमीटर तरंगे, रेडियो तरंगे, क्रस्कोग्राफ, ये पेड़ पौधों के सूक्ष्म गतिविधियों को क्या करता है, नोटिस कर सकते हैं इससे। ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी खोज थी। क्रस्कोग्राफ, रेडियो तरंगे और मिलीमीटर तरंगे, ये सारी तरंगों का इन्होंने अध्ययन किया और इसी क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्धि मिली। और ये भौतिकी के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कार्य किया। इसके बाद ये जीव भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व और बंगला साहित्य में भी इनका कार्य उच्च रहा। तो आपको इम्पोर्टेंट यही है, इसका क्षेत्र और प्रसिद्धि। इसके अलावा जिनके लिए फैक्ट है वो है 1895 में प्रकाश विद्युत तरंगों के संचरण का तथा रेडियो के आविष्कार का पहला यांत्रिकी प्रयोग किया था। तो प्रकाश विद्युत तरंगों के संचरण और रेडियो तरंगों के आविष्कार का पहला यांत्रिकी प्रयोग इन्होंने किसने किया था, इन्होंने किया था, जगदीश चंद्र बसु ने। इसके अलावा जैव भौतिकी के अध्ययन का सूत्रपात किया और इनकी जो रचना है वो इम्पोर्टेंट है। 1902 में इन्होंने रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अलावा 1926 में द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, दी नर्व्स मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, ये दो रचना आपको याद होना चाहिए। इनके भले आपको ईयर याद नहीं है लेकिन इन्हीं का आपको वो याद रखना है। तो आपको जगदीश चंद्र बसु में क्या याद रखना है, इनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में, ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो अविभाज्य भारत था उसमें। इनका क्षेत्र था भौतिकी, जीव भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, पुरातत्व और बंगला साहित्य। प्रसिद्धि किस कहाँ मिली इनको, तो मिलीमीटर तरंगे, रेडियो तरंगे और क्रस्कोग्राफ। क्रस्कोग्राफ एक ऐसे यंत्र इन्होंने बनाया जिसके द्वारा पेड़ पौधों के सूक्ष्म गतिविधियों को क्या करना देखा जा सकता है और नोटिस किया जा सकता है। 1985 में इन्होंने प्रकाश विद्युत तरंगों के संचरण तथा रेडियो के आविष्कार का पहला यांत्रिकी प्रयोग किया। जैव भौतिकी के अध्ययन का सूत्रपात किया। सबसे पहले उन्होंने जैव भौतिकी के अध्ययन को सूत्रपात करना मतलब शुरुआत किया। और इनकी जो रचना है रिस्पॉन्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग, द नर्व्स मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आते हैं बीरबल साहनी। ये पूरा वनस्पति विज्ञान माना जाता है इनको। तो ये नवंबर 1891 में इनका जन्म हुआ, शाहपुर बंगाल में, पंजाब में। संस्थान इनके नाम पे जो रखा गया इनके सम्मान में वो है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना।
अब फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि किस किस क्षेत्र में काम किए, तो इनके यहाँ फॉसिल प्लांट या कृत्रिम रूप से वृक्ष से तने को पत्थर में रूपांतरण पर अनुसंधान सहानी के नाम है। जो अपन पत्थर देखते हैं, जो वृक्ष के तने होते हैं वो पत्थर में जब रूपांतरित हो जाते हैं तो उनके रूपांतरण में से क्या कहते हैं, फॉसिल प्लांट कहते हैं। ठीक है, फॉसिल प्लांट कहते हैं। तो उनमें ये सारे जो परिवर्तन होते हैं उनके अध्ययन का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। 1936 में इन्होंने रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। बीरबल साहनी पुरस्कार प्रतिवर्ष प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है इनके सम्मान में। तो इम्पोर्टेंट यही है जो इन्होंने काम किया, इसी क्षेत्र में काम किया। पूरा वनस्पति शास्त्र, ये पूरा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इनका कार्य था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य था वो फॉसिल प्लांट्स के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने ज्ञान दिया। और अपना जो थीसिस या फिर रिपोर्ट जो लिखा इन्होंने वो इसी पर लिखा। और कृत्रिम रूप से वृक्ष से तने से पत्थर में रूपांतरण आपको याद होना चाहिए। आगे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 में तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी के हैं 1888 में और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो इनके जन्म स्थान भी आपको याद होना चाहिए कि तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और इनको प्रसिद्धि किसमें मिला, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने खोज किया वो किया था इन्होंने रमन प्रभाव का, जो रमन इफेक्ट है उसका। सम्मान इनको भौतिकी में नोबेल मिल चुका है, भारत रत्न मिला है और लेनिन शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे सम्मान इन्हें मिले हैं। और किसके लिए मिले हैं, तो वो मिले हैं भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए। जब आप इनके बारे में क्वेश्चन आएगा तो उनके लिखने के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहाँ कहाँ से लिखेंगे, तो इनका क्या है, 1960 में पहला शोध पत्र प्रकाश विवर्तन पर फिलोसॉफिकल पत्रिका में छपा था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पहली बार इन्होंने शोध पत्र जो छपा था वो प्रकाश विवर्तन पर कहाँ छपा था, फिलोसॉफिकल पत्रिका में छपा था। 1924 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने जो बहुत बड़ा इनका युगांतरकारी जो खोज माना जाता है रमन प्रभाव, उसका इन्होंने खोज किया, रमन प्रभाव एवं रमन लाइंस की खोज की। तो यही इम्पोर्टेंट है 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को हमारे यहाँ विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके खोज पर। तो ये भी पूछा गया था पीएससी में कि मतलब रमन प्रभाव विज्ञान दिवस किस देश के मतलब किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये था इनके जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता बल्कि इनके खोज के, रमन प्रभाव के खोज के दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव में सिद्ध किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों फोटॉन से मिलकर बने हैं। तो ये इनका एक प्रसिद्ध फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इनके बारे में क्या है, सीवी रमन का रमन प्रभाव इन्होंने खोज की। तिरुचिपल्ली यानी कि तमिलनाडु की में इनका जन्म हुआ। सम्मान इनको भौतिकी, भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार मिला है। पहला शोध पत्र 1960 में प्रकाश विवर्तन में। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप बने। इसके अलावा इन्होंने 1928 में 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज की और रमन लाइंस की, जिसकी वजह से इनको नोबेल दिया गया। और इन्होंने साबित किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। सीवी रमन के बाद आते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई, भारत। क्षेत्र इनका था परमाणु वैज्ञानिक। परमाणु वैज्ञानिक के रूप में ही इनको जाना जाता है। प्रसिद्ध है भापा स्कैटरिंग, ये इनकी खोज है, ये आपको याद होना चाहिए कंफर्म। इसके अलावा फैक्ट कि ये किस किस क्षेत्र में काम किए थे। ब्रह्मांड किरणों के बौछार सिद्धांत, क्रॉसकेड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सावर्स ने इनको विश्व प्रसिद्ध बनाया। तो ये लंबा है, अगर आप याद रख सको तो रख सको, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना ही है। तो अब एक दो बार जब इनका दोबारा दोबारा आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड किरणों के बौछार के सिद्धांत, क्रॉसकट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉसकट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप याद रखेंगे। किरणों के बौछार के रूप में दिया था, तो सावर्स में इनको विश्व प्रसिद्ध बनाया। इसके अलावा भाभा ने बताया कि ब्रह्मांड किरण बौछार के कुछ कण प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सावर्स से भिन्न होते हैं, इन्हें मैसान कहा जाता है। तो मैसान जो इन्होंने कण बताया या फिर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनों के सावर में भिन्न होते हैं उन कणों के बारे में बताया, जिसे मैसान कहा गया। 1947 में परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष बने। परमाणु ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए पूरे भारत में जो अभी योजनाएं चल रही हैं वो इन्हीं का बनाया गया है कि किस तरह से परमाणु ऊर्जा का ऊर्जा के रूप में यूज किया जाएगा, विध्वंसक के रूप में नहीं। इनकी जो रचना थी वो थी क्वांटम थ्योरी, एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स एंड कॉमिक्स रेडिएशन,
कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये आपकी इनकी रचना है, तो ये आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनका जन्म हुआ तो 1922 में, रायपुर जिला मुल्तान पंजाब, वर्तमान के पंजाब में, अब शायद पाकिस्तान में है, ये देख लेना है आप। इसका क्षेत्र है आणविक जीव विज्ञान, मालिकुलर बायोलॉजी, बहुत फेमस है, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रसिद्ध कब मिला था इनको? तो प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने वाले पहले थे। प्रोटीन संश्लेषण में क्या था, न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का इन्होंने पहली बार अध्ययन किया और उसको प्रदर्शन किया, और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से दिया गया। सम्मान क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1968 में। पद्म विभूषण भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है। लुइसा फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए यही है कि ये आणविक जीव वैज्ञानिक थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैज्ञानिक थे, इनका क्षेत्र था। प्रोटीन संश्लेषण से न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने वाले पहले थे। इसके अलावा फैक्ट हैं थोड़ी जो आप आंसर में लिख सकते हैं। 1959 में इन्होंने एंजाइम का निर्माण किया और बहुत सारे एंजाइमों का निर्माण किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए निर्माण की विधि की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया। 1970 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है, प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का पहली बार प्रदर्शन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल, पद्म भूषण पद्म विभूषण आप ना लिखें तो नोबेल आपको लिखना है। इसके अलावा 1959 में इन्होंने एंजाइम का निर्माण, डीएनए और आरएनए के निर्माण की विधि की खोज किन्होंने की? तो हरगोविंद खुराना ने किया। आगे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वर, ये तमिलनाडु में। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और भारतीय मिसाइल के जनक हैं, सभी को पता है। एपीजे अब्दुल कलाम आधुनिक मिसाइल वैज्ञानिक थे। ठीक है, फैक्ट क्या है? उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की दिशा में भारत को सफलता दिलाया और विश्व प्रसिद्ध बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का निर्माण किया, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं, जिसकी वजह से आज भारत के रक्षा क्षेत्र बहुत सुदृढ़ हो सका है और अभी विश्व में भारत की एक अग्रणी स्थिति बनी हुई है। रक्षा विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भरता किन्होंने दिलाया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिलाया, नहीं तो हम अभी भी मिसाइल परचेस करते कहाँ से? बाहर से। तो इनके बारे में तो सभी को पता है लगभग लगभग कि ऐसा है। इनकी जीवनी तो बहुत लंबी है, तो आप उनके बारे में ना लिखें, बस इनको किस तरह से इन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में काम किया, किन किन क्षेत्रों में काम किया और कौन कौन से मिसाइल इन्होंने निर्माण किया, आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये राष्ट्रपति भी रहे भारत के। तो इतने नाम हैं, इतने वैज्ञानिक हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले थे महर्षि कणाद, मैंने बताया है वो। कणाद से आप कण के रूप में आप याद कर सकते हैं। उन्होंने पूरे प्रकृति को एक कण रूपी बताया, जिसमें सभी पदार्थ क्या है? अणुओं से मिलकर बने हैं और ये अणु क्या स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। इसके अलावा आर्यभट्ट, इन्होंने आर्यभट्ट नहीं किया, ये ज्योतिषीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ये आपको याद होना चाहिए। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि इन्होंने किस चीज़ पर किया? तो इन्होंने पृथ्वी को क्या चपटी नमा और स्थिर न मानकर क्या बोला कि घूमती है गोल और अपनी दूरी पर झुकी हुई है। पाई का मान दिया, त्रिकोणमिति, बीजगणितीय, इनका अध्ययन पर इन्होंने अपनी सूत्र रखे या फिर अपना सिद्धांत रखा। तो ये इम्पोर्टेंट था। नागार्जुन नागार्जुन छत्तीसगढ़ के थे, ये धातुकर्मी और रसायन शास्त्री थे। इन्होंने पारा और लोहा के निष्कर्षण के लिए अपना क्या दिया? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा वरहमिहि राय, तो ये उज्जैनी के थे, उज्जैन के, जो वर्तमान मध्य प्रदेश उज्जैन पे हैं। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इनकी रचना थी पंच सिद्धांत का, नवीन पंचांग का सूत्रपात किया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ज्योतिषी कहाँ से सीखे थे? अपने पिता से, और वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा का विस्तार किया था। इसके अलावा आते हैं फिर ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये भी उज्जैन में जो गुरुकुल था उसके प्रमुख बने। इन्होंने दो सिद्धांत दिया, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और कर्ण खंड खादक। ये खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित है, कर्ण खंड खादक। ठीक है, इसके अलावा श्रीनिवासन रामानुजन हुए थे, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने किसको किस लिए जाना जाता है? तो रामानुजन स्थिरांक, थीटा फलन और रामानुजन अभाज्य और रामानुजन योग, ये चार चीज़ें इन्होंने दिया। इसके अलावा बीजगणितीय के सूत्रों का पूर्ण, संख्याओं, अन्य श्रेणियों, सतत भिन्न एवं संयुक्त संख्याओं पर उनका कार्य सर्वथा उच्च रहा। आचार्य जगदीश चंद्र बसु, ये भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिलीमीटर तरंगे, रेडियो तरंगे और क्रिस्कोग्राफ का इन्होंने इन्वेंशन किया और प्रकाश, विद्युत तरंगों के संचरण तथा रेडियो का आविष्कार पर यांत्रिकी प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। बीरबल साहनी पुरातत्व वैज्ञानिक थे, पूरा वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो पौधों के तनों के पत्थर के रूप में परिवर्तित होता है उनका इन्होंने फॉसिल का अध्ययन किया था।
चंद्रशेखर वेंकटरमन का सभी को पता है, रमन प्रभा और रमन इकट्ठ 28 फरवरी 1928 को उन्होंने खोज किया, और इन्हीं के उसमें मतलब इसी खोज के रिस्पेक्ट में या फिर सम्मान में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगले थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये परमाणु वैज्ञानिक थे। भाभा स्कैटरिंग उनकी खोज थी, और भारत में जितने भी परमाणु के रूप में आज परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए योजना बनाई गई है वो इन्हीं की देन है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये चिकित्सा क्षेत्र थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन्होंने अध्ययन किया, आणविक जीव वैज्ञानिक थे। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और ये सबसे पहले डीएनए आरएनए की खोज की, और प्रोटीन संश्लेषण के न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को उन्होंने प्रदर्शन किया, और एंजाइम के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये मिसाइल मैन के नाम पे कहा गया। ये रक्षा और अंतरिक्ष दो, स्पेस और डिफेंस, ये दो क्षेत्र में इनका कार्य अद्वितीय है। इन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने जो प्रक्षेपण है या फिर जो भी मिसाइल्स हैं उनके नाम के साथ आप इनको लिख सकते हैं। तो ये था भारतीयों का योगदान किसमें, विज्ञान और तकनीकी में अभी तक, जो कि फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आप उन्हीं को पढ़ें और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते इन टॉपिक्स में। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो आपको सही नहीं रहेगा। तो इतना ही आप तैयार कर लें, और इतने से ही आपका पूरा काम हो जाएगा।